नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग AEDU 2.0 का टेस्ट देख रहे थे एडुटेरिया का, जिसमें आज FLT 6 है। ये लेटेस्ट टेस्ट है, इसको आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन को रोक के पहले खुद से आंसर दें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें। इसमें टोटल आपका 10 टेस्ट हो चुका है 8 मार्च तक। इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको आप लोग अटेम्प्ट करें। मैथ, रीजनिंग वाले और GS हम सोल्व करवा रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं FLT 6, उसके बाद 8 देख लेंगे। इसका 28 फरवरी को हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है 14 मार्च को जनरल स्टडीज FLT 11। इसको आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करें। इसमें टोटल 100 प्रश्न है, 2 घंटे का है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक में है पर्वत शिखर, दूसरे तरफ पर्वत श्रेणी या क्षेत्र। पहला कह रहा है नोकरेक कहाँ है, तो गारो पहाड़ियाँ वाले क्षेत्र में, तो ये सही है। सारामती, नागा पहाड़ियाँ, ये भी सही है। सैडल पीक लक्षद्वीप, तो नहीं, सैडल पीक किसका है, अंडमान एंड निकोबार में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, ये सैंडल पीक। तो ये हो जाएगा केवल कितने युग्म सही है, तो इसका हो जाएगा केवल 2 युग्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह निम्नलिखित कथन और उसके कारण पर विचार करें। ए में है कि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में दोपहर के बाद अक्सर संवहनीय वर्षा होती है। रीजन कह रहा है कि अत्यधिक तापमान के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊंचाई पर ठंडी होकर संघनित हो जाती है। तो ये सही है, क्योंकि भूमध्य रेखा में दोपहर के बाद अक्सर संवहनीय वर्षा होती है। इसे लगभग 4 बजे के आसपास होता है। इसको 4 बजे वाली वर्षा भी कहा जाता है। और रीजन भी सही है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊंचाई पर ठंडी होकर संघनित हो जाती है। तो ए और दोनों सही है तथा आर का सही व्याख्या है, यानी ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व भूगोल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्न और अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। इस पर गौर कीजिएगा, कभी कभी हम लोग डायरेक्ट मार देते हैं कि है। तो हॉर्न और अफ्रीका में क्या आता है, जैसे अब अफ्रीका का मैप देखेंगे तो क्या हो जाता है इसमें, यहाँ पे इसको कहा जाता है हॉर्न और अफ्रीका। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा हिस्सा कौन सा नहीं है। तो इसमें इसका ट्रिक है आपका SEED, सीड। तो इससे हो जाएगा आपका सोमालिया, ई से इथियोपिया, ई से इरिट्रिया और डी से जिबूती कहा जाता है। जिबूती को डी से लिखा जाता है इंग्लिश में। तो इसका क्या हो जाएगा, इथियोपिया भी है, इरिट्रिया भी है और सोमालिया भी है। इरिट्रिया और सोमालिया, लेकिन दक्षिणी सूडान नहीं आता है। तो पूछा था नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल 3, यानी बी हमारा राइट आंसर है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन था, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। 4 नंबर कह रहा है कि एक तरफ सूचीबद्ध दिए हुए, दूसरी तरफ सूची 2 से मिलान पूछ रहा है। जिब्राल्टर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, मलक्का, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, हॉर्मुज, जावा सागर और हिंद महासागर, सुंडा, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। तो सबसे ज़्यादा भी हॉर्मुज चर्चा में बना हुआ है। तो ये कहाँ पे पड़ता है, इसका हो जाएगा आपका 1, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पास है। तो ये हो जाएगा सी का 1 किसमें है, देखिए इसी से बन गया। ए का हो जाएगा 2, जिब्राल्टर है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के जोड़ने वाली निकाय। मलक्का हो जाता है आपका अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, और सुंडा हो जाएगा आपका 3 नंबर, जावा सागर और हिंद महासागर। 2, 4, 1, 3, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। 2 में है कि केवल कुछ चक्रवात ही जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होते हैं। 3 में है कि जेट स्ट्रीम की गति गर्मियों की तुलना में सर्दियों में दुगनी हो जाती है। पूछ रहा कौन सा कथन सही है। तो यह है कि जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल कुछ चक्रवात ही जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होता है, तो सही है, क्योंकि मेनली रूप से जो शीत चक्रवात होता है, शीतोष्ण चक्रवात, चक्रवात 2 प्रकार का होता है, एक शीतोष्ण चक्रवात होता है और एक उष्ण चक्रवात होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जैसे अगर इसका पढ़ेंगे तो 0 डिग्री होता है, और यहाँ पे 23.5 डिग्री, और यहाँ पे कर्क रेखा हो जाएगा नॉर्थ में, और साउथ में मकर रेखा। तो इसके बीच का जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पे जो चक्रवात आता है उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध वाले में जो आता है उसको कहा जाता है शीतोष्ण चक्रवात। तो यही हो जाता है, एक चक्रवात होता है शीतोष्ण कटिबंधीय और एक होता है उष्ण कटिबंधीय। तो जो केवल कुछ चक्रवात ही जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होते हैं, तो ये होता है आपका शीतोष्ण चक्रवात ही संचालित होता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इससे प्रभावित नहीं होता है जेट स्ट्रीम से।
नेक्स्ट कह रहा है कि जेट स्ट्रीम की गति गर्मियों की तुलना में सर्दियों में दुगनी हो जाती है। तो हाँ, ये दुगनी हो जाती है, इसका स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। तो ये आपका सही है। तो क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। इसे भी कर सकते थे, एक एक कट जाता तो 3 कन्फर्म हो जाते। नेक्स्ट कर रहा है कि इसका सी हो जाएगा। कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब इसको ध्यान से पढ़िएगा, गलत पूछ रहा है। तो कह रहा है कि कोरियोलिस बल जो है यह पृथ्वी के अक्ष के चारों ओर घूर्णन का परिणाम है। तो सही है, ये घूर्णन से ही होता है। जब पृथ्वी पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो इसी के कारण ये भी घूमता है, मतलब कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है घूमने के कारण। यह ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर शून्य होती है। तो सही है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर नगण्य होता है। यह पवन की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर। तो ये गलत कर दिया है, जैसे ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाता है, ये साउथ हेमिस्फीयर हो जाता है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉक वाइज चलता है और इधर एंटी क्लॉक वाइज। तो ये क्लॉक वाइज को कहा जाता है दक्षिणावर्त। तो यहाँ पे तो दे दिया था बाईं ओर, तो नहीं, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होता है। तो ये असत्य हो जाएगा। डी में कह रहा है कि यह दाब प्रवणता बल के लंबवत कार्य करता है। तो ये सही है। नेक्स्ट करा 7 नंबर की निम्नलिखित मृदा के प्रकारों को उनके क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही मतलब हो जाता है घटते क्रम, यानी कि ज़्यादा से कम की ओर। तो सबसे ज़्यादा कौन सा मृदा है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा है, इसका लगता है 43% के आसपास है। काली मृदा कितना है, तो 15%। लाल और पीली मृदा तो ये 18 से 19% है। और लेटेराइट मृदा हो जाता है आपका 4%। ये सब आपका जब बीपीएससी मेंस लिखेंगे तो उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। इसलिए मिट्टी हो गया, चक्रवात हो गया, ये सब मेंस का भी टॉपिक है। अगर उसको ध्यान से पढ़िएगा तो ये सब क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। नहीं तो फिर आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, 11 वाला, क्लास 11 का फिजिकल ज्योग्राफी। ये सब प्रश्न आपका ये तो आ जाता है इंडियन ज्योग्राफी में मिट्टी वाले चैप्टर से है। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा से कम की ओर बताना था। अवरोही मतलब घटते क्रम, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, जलोढ़ 1 नंबर, उसके बाद लाल और पीली मृदा 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, 1 3 2 4। हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर कह रहा है कि भू आकृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सर्क हिमनद, बरखान पवन ये तो निर्मित होता है, स्टैक समुद्री तरंगे से ही निर्मित होता है, और धोल रंग भूजल से, और असर्ग भी हिमनद से होता है। तो पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें चारों सही हो जाएगा। सर्क हिमनद से निर्मित होता है, बरखान पवन द्वारा, स्टैक समुद्री तरंगे, घोल रंध्र भूजल, ये आपका क्लास 7 में ही पढ़ना है। बरखान और समुद्री तरंगे ये दो तो 7 में ही दे दिया है, बाकी ये सब 11 में दिया है। सूर्य की इसमें चारों सही था। सूर्य की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित परतों को केंद्र से बाहर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर बता रहा है, तो केंद्र में क्या होता है, तकरोड। तो सबसे पहले तो 2 हो जाएगा, अब काटिए 2 किसमें नहीं है तो ये कट जाएगा। उसके बाद 2 के बाद आ जाता है प्रकाश मंडल यानी कि 1, उसके बाद आ जाता है वर्ण मंडल 3, उसके बाद 4 में है कोरोना। तो 2 1 3 4 किस ऑप्शन में है, ए में। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि भारत में कोयला संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि भारत में पाए जाने वाले कोयले का अधिकांश भाग गोंडवाना काल का है, जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये सही है। टर्शियरी कोयला मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य जैसे मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये भी सही है। भारत में कुल कोयला उत्पादन में लिग्नाइट कोयले का योगदान सर्वाधिक है। तो लिग्नाइट नहीं है, हमारे यहाँ बिट्टूमिनस होता है, बिट्टूमिनस। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा सही पूछ रहा था, तो 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2। 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित अभिकथन और उसके कारण पर विचार करें। हीरे का अत्यधिक चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ये तो हीरे अधिक चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। हीरे का क्रांतिक कोण बहुत अधिक होता है, जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है। तो नहीं, हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, जिसके कारण प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता, नहीं निकलता, इसलिए तो चमकता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। 12 में कह रहा है कि यदि एक आवेशित कण का एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा और उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो पथ है वो वृत्ताकार हो जाता है और उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो स्थिर रहेगी, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 30 नंबर कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी की अवधारणा को परिभाषित करता है। तो ये जो दूसरा नियम होता है ऊष्मागतिकी का, वही एंट्रोपी की अवधारणा को परिभाषित करता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन के बारे में क्या गलत है। तो इसमें बाहरी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूटता है, तो ये तो सही है।
प्रति विखंडन उत्सर्जित ऊर्जा नाभिकीय संलयन की तुलना में प्रति न्यूक्लियन ज़्यादा होता है, तो नहीं, ये गलत है। इसमें द्रव्यमान की गति ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ये सही है। ये एनर्जी जो है mc², मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, गलत पूछा था ना, तो केवल 2 गलत है, एक और 3 सही है, तो इसका हो जाएगा बी। 50 नंबर पे चलते हैं। एक तरफ सिद्धांत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ वैज्ञानिक का नाम दिए हुए हैं। तो पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो इसको एल्बर्ट आइंस्टीन को इसी के लिए नोबेल मिला था, तो ये हो जाएगा आपका एक का 2 हो जाएगा, 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब डी का 4 देखिए खुद ही आ गया, तरंग यांत्रिकी मैक्स प्लांक, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये हो जाएगा, आप क्या बच गया, 3 1 देखना है कि क्या किस में होगा, तो ये अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग का है, तो 1 2 का 3 हो गया, तो ये भी कट गया। बी का 3 सॉरी। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसका है, एल्बर्ट आइंस्टीन का। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग का है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये है आपका इरविन श्रोडिंगर। तरंग यांत्रिकी मैक्स प्लांक। 2 3 1 4 राइट आंसर है। 16 नंबर कह रहा है कि एक तनी हुई डोरी में यदि तनाव को 4 गुना कर दिया जाए तो तरंग का वेग क्या होगा, तो ये आधा हो जाएगा, 4 गुना इसका करने पे ये दुगना हो जाता है, यानी 4 किए हैं तो इसका 4/2 करके दुगना कर लीजिएगा। अगर 6 का देगा तो 3 गुना हो जाएगा, ऐसे कर लीजिएगा। 17 कह रहा है कि जी के मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है, तो नहीं, जी का मान ध्रुवों पर मैक्सिमम और भूमध्य रेखा पर मिनिमम होता है, तो ये तो भूमध्य रेखा पर जी का मान ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है, नहीं गलत है, अपोजिट कर दिया है। जी यहाँ पे रहता ना कि ध्रुवों पर जी का मान भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, तब सही होता। पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, तो ये सही है, ये बढ़ता है तो ये घटता है। पूछा था कौन सा सत्य कथन का चयन करें, तो 1 और 3 बी हो जाएगा राइट आंसर। 18 की 2 लेंस जिसकी शक्ति 12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है एक साथ रखे गए तो संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा। ऐसे तो इसका बहुत लंबा चौड़ा ट्रिक है, लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 - 2 10 डायोप्टर, तो इसको निकालने के लिए 100 से भागा दे देते थे हम लोग, तो 100/10 यानी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 19 कह रहा है कि एक तरफ पदार्थ दिए है, उससे दूसरी तरफ उपयोग दिए हुए हैं। तो पहला में है सिल्वर आयोडाइड, तो इसका उपयोग किया जाता है आपका कृत्रिम वर्षा में, तो ये का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें है और इसमें है। डी का तो 4 दे ही दिया है, डी का सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में, ठीक है। अब आ जाइए सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो क्लोराइड का यूज होता है फोटोक्रोमेटिक कांच में और नाइट्रेट का यूज किया जाता है दर्पण का रजतित करने में। पीछे जो दर्पण के पीछे जो पदार्थ लगा होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का रहता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 3 1 4। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर क्लोराइड फोटोक्रोमेटिक कांच, सिल्वर नाइट्रेट दर्पण का ये पीछे रचित करने में, मतलब वही पेंट करने में, और सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा फोटोग्राफी में, तो 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है। तो हीरा का संरचना कैसा होता है, इसका तो ऐसे होता है, ग्रेफाइट का भी ऐसे होता है त्रिविमीय टाइप से, लेकिन फ्लोरीन का संरचना तो होता है पिंजरे के समान होता है, अंदर ये ऐसे करके ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा लगेगा कि फुटबॉल का गेंद की तरह होता है, तो यही हो जाएगा आपका कि पिंजरे जैसी होती है, तो ये हो जाएगा केवल 3, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि ग्राफीन वर्तमान में ज्ञात सबसे पतला लेकिन सबसे मजबूत पदार्थ है जो तांबे की तुलना में विद्युत का बेहतर सुचालक है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्राफीन की संरचना, ये भी साइंस एंड टेक आपका मेंस में भी पढ़ना है बीपीएससी का। ग्राफीन की संरचना में कार्बन परमाणु sp3 संकरण प्रदर्शित करते हैं और एक द्विविमीय षटकोणीय जाली बनाते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए उपलब्ध होते हैं, तो नहीं sp3 नहीं, इसका sp2 संकरण है, तो ये गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये सही तो है लेकिन और गलत है। 22 में एक तरफ सूचीबद्ध दिए हुए है, दूसरी तरफ सूची 2, एक तरफ उत्कृष्ट गैस और दूसरी तरफ उसका उपयोग है। ए में कह रहा है आर्गन, बी में कह रहा है नियॉन, सी में क्रिप्टॉन और डी में है जेनॉन, तो इसका क्या हो जाएगा, आर्गन का उपयोग किया जाता है आपका टंगस्टन तंतु की दीर्घकालिकता के लिए, तो 4 हो जाएगा इसका, ये दोनों में से कोई एक होगा तो ये दोनों कट गया, अब 3 खुद ही हो जाएगा डी का। जेनॉन का उपयोग होता है फोटोग्राफर की फ्लैश गन में रोशनी के लिए। अब ये दोनों में देखना है कि 2 1 कहाँ पे सेट होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका
नियॉन का उपयोग होता है विज्ञापन प्रदर्शन करने के लिए रोशनी में। तो 4, 1, 2, 3 डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑर्गन का उपयोग टंगस्टन धातु तंतु के दीर्घकालिता के लिए। नियॉन का हो जाता है आपका विज्ञापन प्रदर्शन के लिए रोशनी के लिए। क्रिप्टॉन का हो जाएगा हवाई पतन पर अवतरण रोशनी और प्रकाश स्तंभों में। और जेनॉन का उपयोग हो जाता है फोटोग्राफर की फ्लैश गन में रोशनी के लिए। 4, 1, 2, 3 यही हमारा राइट आंसर है डी। 23 कह रहा है कि हड्डियों के अंधेरे में चमकने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी कि वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस की धीमी गति से दहन। 24 नंबर में आते हैं। इसमें कह रहा है कथन एक में कि अमरवेल जैसे परजीवी एंजियोस्पर्म में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और वे अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से हॉस्टोरिया पर निर्भर होते हैं। तो ये सही है। अमरवेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है जो पोषक पौधों के फ्लोएम और जाइलम दोनों के साथ संबंध स्थापित करके पोषण प्राप्त करता है। तो ये भी सही है और रीजन भी सही है। तो हो जाएगा के आर और दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है। 25 कह रहा है कि पौधों की जड़ों के रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में कि शकरकंद एक रूपांतरित मूसला जड़ है जो भोजन संचय के लिए फूल जाती है। तो ये हो जाएगा रूपांतरित मूसला जड़ है। यहाँ पे ये मूसला जड़ नहीं है, ये उपास्थानिक जड़ है। अपस्थानिक तो एक तो गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा कि कुंभी रूप जड़ें जैसे सलजम में आधार भाग बहुत मोटा होता है और निचला भाग अचानक पतला हो जाता है। प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश पौधे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मिट्टी के बदलते परिवेश में उनके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं जिससे जल अवशोषित बाधित होता है। तो ये हो जाएगा 2 और 3। 26 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। एक तरफ यौगिक या हार्मोन है, दूसरी तरफ इसका कार्य है। तो एलिसीन है तो इसका कार्य होता है लहसुन में पाया जाने वाला यौगिक है। तो ए का क्या हो जाएगा 2, इसमें भी इसमें भी, तो ये दोनों कट गया। बी का एक खुद ही आ गया कि लैक्टिक एसिड क्या है, तो पेशियों में अवायवीय श्वसन का उपोत्पाद है। ठीक है। अब 4, 3 में देखना कि क्या होगा। तो सी में है ऑक्सीटोसिन, तो इसका काम है कि चिकनी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करना। तो हो जाएगा 2, 1, 4, 3। थॉरोक्सिन का काम है अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर इसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी के बीच भिन्नता को स्पष्ट करते हैं। एक में है कि हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से रक्त आधान और टैटू बनवाने जैसे असुरक्षित शारीरिक संपर्कों से फैलता है, जबकि स्वाइन फ्लू श्वसन बूंदों से फैलता है। तो ये सही है। हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस के कारण होता है, जबकि स्वाइन फ्लू एक आरएनए वायरस के कारण होता है। ये भी सही है। हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर का कारण बन सकता है, जबकि स्वाइन फ्लू मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 डी हमारा राइट आंसर है। 28 कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने कह रहा है। एक तरफ पादप हार्मोन है, दूसरी तरफ इसकी शारीरिक प्रभाव है। तो इसमें हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, तो इसका काम क्या है, तो इसका है रंध्रों को बंद होना और तनाव सहिष्णुता। तो इसका 2 हो जाएगा। और बी का हो जाएगा 3। जिबरेलिन का काम है अनुवांशिक बौनेपन को कम करना और बोल्डिंग। साइटोकाइनिन का काम है, साइटो का मतलब ही होता है कोशिका, तो ये हो जाएगा कोशिका विभाजन और जीर्णता में देरी। एथिलीन तो सबसे आसान था कि फलों को पकना और श्वसन चरमोत्कर्ष। तो हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 1 राइट आंसर है। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों और उसके कारण पर विचार करें। एक में है कि कैल्शियम और बोरॉन की कमी इसके लक्षण सबसे पहले पौधों के शीर्षस्थ भाग और नई पत्तियों पर दिखाई देता है। तो ठीक है। रीजन कह रहा है कि पादप शरीर के भीतर कैल्शियम एक अत्यधिक गतिहीन तत्व है जो पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की ओर पुनर्गठित नहीं हो पाता है। तो ये है, रीजन भी सही है कि कैल्शियम और बोरॉन की कमी के कारण के लक्षण सबसे पहले पौधों के शीर्षस्थ भाग और नई पत्तियों पर दिखाई देता है, क्योंकि पादप शरीर के भीतर कैल्शियम एक अत्यधिक गतिहीन तत्व है जो पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की पुनर्गठित नहीं हो पाता है। तो यार और दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है। 30 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि व्यावसायिक महत्व के पादप रेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास बीज के बाहरी हिस्से से प्राप्त होने वाला सरफेस फाइबर है जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है। तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि सन और जूट पौधों के फ्लोएम या बास्ट से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। तो ये भी सही है। 3 में कह रहा है कि नारियल के फल के एंडोकार्प भाग से प्राप्त रेशेदार घटक है। तो ये एंडोकार्प से न प्राप्त होकर के किससे प्राप्त होता है, ये मध्य फल भित्ति से प्राप्त होता है। इसको कहा जाता है मेसोकार्प। इसको कहा जाता है मध्य फल भित्ति। तो क्या हो जाएगा, असत्य पूछ रहा है ना, तो ये असत्य है। केवल 3 यानी बी हमारा राइट आंसर होगा।
31 कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो खानवा का युद्ध 1527, चौसा का 39, ताली कोटा 65, धर्मत का 48। तो खानवा का हम लोग पढ़े थे कब हुआ है, तो पान खा घर चल, पान खा चल घर। तो पानीपत कब होता है, पानीपत, पानी से हो गया पानीपत 1526, खानवा 27, चल से हो जाता है चंदेरी 28, और घाघरा हो जाता है 29, और 30 में मर जाता है बाबर। बाबर ये खानवा किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच, तो ये सही है। चौसा 39 में होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच। तालीकोटा 1565, ये हो जाता है आपका विजयनगर और बहमनी के बीच, ये भी सही है। इसको राष्ट्रीय तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता था। धर्मकद युद्ध 1648, तो ये गलत है, कब हुआ था, ये 1658 में हुआ था, तो शाहिद नहीं है पूछा है, तो इसका डी हो जाएगा। 32 कह रहा है कि मराठा प्रशासन में सरदेशमुखी क्या था, तो इसका राइट आंसर है कि ये सी नंबर की पुश्तैनी अधिकार के दावे पर लिया जाने वाला अतिरिक्त 10% कर। 33 पे चलते हैं, इसमें सी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अभिकथन और उसके कारण पर विचार कीजिए। ए में है कि अकबर ने दीन इलाही को राष्ट्रीय धर्म बनाने का प्रयास किया, तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि रीजन में कि अकबर साम्राज्य की राजनीतिक एकता को सामाजिक सांस्कृतिक एकता के माध्यम से सुदृढ़ करना चाहता था, तो ये भी सही है, और इसका रीजन भी सही है, क्योंकि दीन इलाही को एक राष्ट्र धर्म बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि अकबर जो था वो दीन इलाही अकबर लाया था, तो साम्राज्य में राजनीतिक एकता को सामाजिक सांस्कृतिक एकता के माध्यम से सुदृढ़ करना चाहता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के आर, और दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या करता है। 34 कह रहा है कि एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में है कि एकता भूमि का हस्तांतरणीय अधिकार था, तो ये सही है। मुक्ता या इक्तादार को इक्ता से प्राप्त राजस्व का उपयोग अपनी सेना के रख रखाव के लिए करना होता था, तो ये भी सही है। बलबन ने इक्तादारों पर नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, डी हमारा राइट आंसर है। 35 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में न्यायांकर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो एक में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बी में है सैन्य नियंत्रण और प्रशासन का विकेंद्रीकरण, सी में है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, डी में है मंदिरों का रख रखाव। तो न्यायांकर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था सैन्य नियंत्रण और प्रशासन का विकेंद्रीकरण, बी राइट आंसर है। 36 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा स्थल के विशिष्ट लक्षण क्या है, तो एक में है कि नगर के 3 भागों में विभाजन, तो ये सही है। ऐसे जनरली क्या होता था कि 2 ही विभाजन होता था, लेकिन धौलावीरा में 3 भागों में विभाजित है। 2 में है कि विशाल जलाशय और जल संचयन प्रणाली, तो ये भी सही है। स्टेडियम का प्रमाण मिला है, तो ये तीनों सही है धौलावीरा के बारे में। तो पूछ रहा है कि कौन सा लक्षण क्या है, तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही है। 37 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि श्रेणी ही वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत निर्धारित करती थी, तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर न्यायिक अधिकार रखता था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि राजा का श्रेणी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होता था, तो ये गलत है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होता था। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, केवल 3। 38 में एक तरफ दिए हुए अभिलेख और दूसरी तरफ शासक, तो इस एहोल अभिलेख किसका था, तो ये आपका था एहोल अभिलेख था पुलकेशिन द्वितीय का, ये हम लोग पढ़े थे, तो ये का 3 हो जाएगा। 3 किसमें है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये दोनों कट गया। अब है जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख था रुद्रदामन प्रथम का, तो इसका हो जाएगा बी का 4। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, एहोल अभिलेख हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, जूनागढ़ रुद्रदामन प्रथम। नासिक अभिलेख किसका था, तो ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी का, सातवाहन शासक था। और महरौली स्तंभ लेख था चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 कह रहा है कि प्राचीन भारत में अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि यह ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि थी, तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि अग्रहार के निवासियों को स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था, तो नहीं, ये गलत है, अधिकार था। इसे केवल राजा द्वारा ही दान किया जा सकता था, तो नहीं, केवल ये सब एक्सट्रीम वर्ड होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका केवल 1 सही पूछा है। 40 पे चलते हैं। कह रहे ब्रिटिश भारत की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अदालत दीवानी और अदालत फौजदारी के बारे में क्या सत्य है, तो में कह रहा है कि बारिंग हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में इन 2 अदालतों की स्थापना की थी, तो ये सही है। 2 में है कि दीवानी अदालतों में मुगल कानूनों के स्थान पर पूर्णतः अंग्रेजी कानून लागू किए गए थे, तो ये गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। 41 है कि आंग्ल मराठा संघर्ष के दौरान हुई संधियों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन आया था, यानी कि पहले से बाद के क्रम में बताना है। तो सबसे पहले पुरंदर की संधि होती है, उसके बाद सालवाई, ये हो जाता है आपका पहला में ही, उसके बाद देवगांव की संधि, उसके बाद सुरजी अर्जन गांव की संधि।
तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 42 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर है कि बी, कि स्वदेशी आंदोलन के कार्य क्षेत्र और पद्धति को लेकर नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच मतभेद। स्वदेशी को लेकर कि कितना होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इसके लेकर दोनों में मतभेद हो जाता है, यही अंततः विभाजन का कारण बनता है। 43 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, संस्था और संस्थापक कौन सा सही है। तो एक में है धर्म सभा राधाकांत देव, तो ये सही है। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, सेवा सदन बहराम जी एम मालाबारी, तो इसका पूछा है सही सुमेलित है, तो तीनों सही सुमेलित है। 44 कह रहा है क्रिप्स मिशन 1942 को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकी चेक क्यों कहा था। तो इसके कहने का पीछे रीजन था क्योंकि इसके प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे तथा ब्रिटेन की हार निश्चित लग रही थी, यही रीजन दिया है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा था ए में कि पूर्ण स्वतंत्रता का वादा नहीं था, लेकिन इसमें राइट आंसर एडिटोरिया सी दिया है, क्योंकि इसके प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे और ब्रिटेन की हार निश्चित लग रही थी। 45 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बलिया तामलुक सतारा सब जगह सरकारें बनी थी समानांतर, जिसमें बलिया में चित्तू पांडे बनाए थे, तामलुक में जातीय सरकार और सतारा में प्रति सरकार। तो सही सुमेलन पूछ रहा है, तो हो जाएगा सभी तीनों युग सही सुमेलित है। यहाँ पे आवाज थोड़ा सा म्यूट हो गया था। 46 कह रहा था कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रस्तावित समूहन में बंगाल और असम को किस समूह में रखा गया था। तो इसे रखा गया था समूह सी में। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश काल में बटलर समिति 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मेन उद्देश्य था कि भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों में सुधार करना। 48 कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये कब किया गया था। तो ये कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता पूछे कौन कर रहे थे, तो सरदार पटेल कर रहे थे। और ये भी पूछता है कि किसने पेश किया था प्रस्ताव राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का, तो जवाहरलाल नेहरू। ये राइट आंसर है। 49 है कि गुड डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि इसने प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की सिफारिश की थी, तो सही है। इसने उस शिक्षा के लिए, इसमें है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा और उस शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने का सुझाव दिया। इसने महिला शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर भी जोर दिया था। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, तीनों सही है। 50 में है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और किसके नेतृत्व में हुई थी। तो ये सैन फ्रांसिस्को में किए थे लाला हरदयाल ने, ये राइट आंसर है। 51 कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो वे राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्रावसान कर सकते हैं, सही है। वे राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करते हैं, तो ये भी सही है। 3 में कि पंचायतों को वित्तीय स्थिति की हर 6 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं, तो नहीं, ये गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 52 है कि अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो 71 के तहत है नागालैंड को। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो ये करता है आपका सदन का अध्यक्ष या सभापति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सदन का अध्यक्ष या सभापति। 54 में है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए। एक में कह रहा है कि इसमें हो जाएगा कि इसकी स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड में है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी स्थापना के संतानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है, तो नहीं, संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि जिसका आर्टिकल के माध्यम से जिक्र हो, तो ये तो है नहीं, तो 2 काट दें, इसमें भी इसमें भी, तो एक तो सही हो गया। थर्ड कह रहा है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, बी 1 और 3। 55 कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो ये किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करके, बी नंबर राइट आंसर है। 56 है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा सुरक्षित किया गया है, तो ये सही है। रीजन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होता है और संसद इस पर मतदान नहीं कर सकती, तो ये भी सही है। तैयार और दोनों सही है, आगे की सही व्याख्या है। 57 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सदन में से निम्न में से कौन सी समितियां चुनाव सुधारों से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता, संथानम। संथानम किससे संबंधित है, तो ये तो हम लोग पंचायती राज में पढ़े थे, तो 3 काट दीजिए।
इसका क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 58 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि विधान परिषद के सृजन या उत्पादन के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में कह रहा है कि इसके लिए संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो नहीं, ये इसमें साधारण बहुमत से ही हो जाता है, तो ये काट दीजिए, इसमें भी कट गया, इसमें भी और इसमें भी, तो ऐसे भी निकल गया 2 और 3। संबंधित राज्य की विधानसभा को विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित करना होता है, सही है। संसद इसे साधारण बहुमत से पारित कर सकती है, तो ये भी सही है। 59 कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। 60 में कह रहा है कि भारतीय संघीय की अवशिष्ट शक्तियाँ, तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है और संसद में निहित है, ये राइट आंसर होगा। आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं 60 में। नेक्स्ट में हम लोग 40 प्रश्न है, उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।